लखनऊ में मायावती की बड़ी बैठक जारी है। बैठक में नहीं पहुंचे हैं आकाश आनंद, इस तरह की खबर मिल रही है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक मायावती की हो रही है और बताया जा रहा है कि आकाश आनंद इसमें पहुंचने वाले थे, लेकिन अब तक बैठक का शुरू होने के बाद भी आकाश आनंद नहीं पहुंचे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है मायावती। कहा यह जा रहा है कि इसमें जो पार्टी पदाधिकारियों को पद दिए गए हैं उसकी समीक्षा होगी और साथ ही आगे किस तरह से अब काम करना है इसका भी एक खाका, एक रोडमैप तैयार करने की कोशिश इस बैठक में होगी। और साथ ही साथ कोई बड़े ऐलान की बात भी कही जा रही है जो आज मायावती कर सकती हैं, खासतौर पर आकाश आनंद को लेकर। लेकिन जैसे आकाश आनंद को इस बैठक में पहुंचना था, बताया जा रहा है कि आकाश आनंद अब तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बैठक में हिस्सा उन्होंने नहीं लिए अब तक। अब कब पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बीएसपी की ये बड़ी बैठक थी, कहा यह जा रहा था जितने पदाधिकारी हैं सब, और जिस भतीजे को मायावती ने माफ किया, कहा जा रहा था आकाश आनंद भी इसमें पहुंचने वाले, लेकिन खबर ये मिल रही है कि शायद अब तक पहुंचे नहीं है। क्या जानकारी से लेकर? देखिए, इससे पहले जब बैठक हुई है वो खुद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के साथ में इस बैठक में शामिल हुए हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की यानी 2 राज्यों की बैठक है जिसमें सभी जिला अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला अध्यक्ष, उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष और वहां के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया। बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले जो पूरा घटनाक्रम आकाश आनंद को लेकर हुआ, आकाश आनंद ने एक्स के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि उन्होंने कहा कि वो ससुराल पक्ष के प्रभाव में नहीं रहेंगे। इसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की तरफ से एक ट्वीट आया, उनको पार्टी में वापस लिए जाने की घोषणा की गई और साथ ही उनके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के बारे में लिखा गया कि अशोक सिद्धार्थ से दूर रहे। इस बात का जिक्र उसमें किया गया। तो ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हालांकि उनको अभी कहीं कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया या कोई भारी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो शायद उसलिए बैठक में नहीं आए हैं। शायद ये माना जा रहा है कि पार्टी प्रेस रिलीज के माध्यम से या एक्स के माध्यम से उनकी जिम्मेदारी की घोषणा करे, तो शायद उसके बाद वो बैठक में शामिल हो, क्योंकि अभी वो सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही उनको पार्टी में वापस लिया गया है। तो ऐसे में अब से कुछ दिनों के बाद जब उनको एक जिम्मेदारी दे दी जाएगी तब वो शायद पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी की बैठकों में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या आकाश आनंद को? कुछ खबर आ रही है क्या? बहुजन समाज पार्टी का अपना एक तय ट्रेंड है, एक तो एक्स के माध्यम से या फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया खुद इन बातों का ऐलान करती है। माना जा रहा है कि अब के कुछ देर बाद यानी करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद जब बैठक खत्म होगी तो आकाश आनंद को लेकर के फैसला कुछ हो सकता है, क्योंकि सबकी नजरें सामान्य तौर से बैठक और समीक्षा बैठक पॉलिटिकल पार्टीज में चलती रहती है, लेकिन आज का दिन बहुजन समाज पार्टी और तमाम लोगों के लिए, हम जर्नलिस्टों के लिए इसलिए अहम है कि आकाश आनंद को लेकर क्या फैसला होता है। देखने वाली बात होगी, क्या उनका जिक्र इस बैठक में आता है, उनको जिम्मेदारी का कोई ऐलान किया जाता है ऑफलाइन, क्या इसके बाद उनको जिस तरह से जिम्मेदारियां नेशनल कोऑर्डिनेटर की या तमाम दी गई थी उसके बारे में कोई चर्चा पर चर्चा होती है। ये बैठक के बाद बात साफ हो पाएगी। हालांकि अलाउद्दीन, जिस तरह से आकाश आनंद की सुरक्षा हटाई गई है, क्या उसे लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन आकाश आनंद की तरफ से या बाकी पार्टी में किसी की तरफ से? तुलनात्मक दृष्टि से जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी तुलना में थोड़ा सा रुक करके रिएक्शंस बहुजन समाज पार्टी में आते हैं। फिलहाल जो रिएक्शन आएंगे वो एक्स के माध्यम से या आकाश आनंद या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आ सकता है। हालांकि वक्त काफी बीत गया है, क्योंकि ये घटनाक्रम 24 घंटे से ज्यादा का पुराना हो गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ऑब्वियस है कि सिक्योरिटी जो वापस ली जाएगी तो एक नेगेटिव रिएक्शन रहेगा, लेकिन अभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इसका जिक्र नहीं आया है। लेकिन ये बात साफ है कि अब से कुछ देर बाद इन दोनों मुद्दों पर कि आकाश आनंद को लेकर क्या जिक्र हुआ, क्या कोई फैसला हुआ, उनके जो सुरक्षा जो वापस ली गई उसका क्या इस बैठक में इसका जिक्र हुआ। ये ठीक पीछे मेरे आप देख पाएंगे बैठक इसी कार्यालय में हो रही है, ठीक इस दीवार के पीछे। वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया तमाम कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक को संबोधित कर रही हैं। तो 1.5-2 घंटे के बाद स्थिति और बेहतर और साफ हो पाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो तरीकेकार है सूचना देने लेने का, वो या तो बैठक के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। लेकिन ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि आकाश आनंद को अब वापस ले लिया गया है, तो पक्का उनको जिम्मेदारी कोई ना कोई दी जाएगी, जिम्मेदारी उनसे ली जाएगी, काम पार्टी लेगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आकर के माफी तलाफी की है उस एक्स के पोस्ट को तमाम लोगों ने देखा भी, और फिर उसके कुछ देर के बाद ही उनको जिस तरह से माफ किया गया, तो इसके बाद बात मानी जा रही थी कि घर परिवार में बात तय हो गई है कि उनकी वापसी के साथ उनको जिम्मेदारी भी दे दी जाए। बस आप मान के चले औपचारिक ऐलान इसे बाकी है। औपचारिक ऐलान आज बैठक के बाद भी हो सकता है या कुछ घंटों के बाद प्रेस रिलीज या एक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा इस खबर पर। और
और अपडेट का। अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अलीगढ़ से खबर अब, जहां पर एक होटल में हिंदू देवी देवताओं के मंत्र लिखे कागज को नैपकिन की तरह इस्तेमाल करने पर हंगामा मच गया, जिसकी शिकायत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की। नॉनवेज खाना देने वाले होटल में मंत्र लिखे कागज को नैपकिन की तरह इस्तेमाल करने पर होटल मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कागज पर भारत माता की जय के साथ मंत्र लिखा हुआ था। पूरा मामला थाना अतरौली क्षेत्र के कस्बे सुभाष चौक के पास एक होटल का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर लव जिहाद के मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम शख्स की पिटाई कर दी। बजरंग दल ने युवक पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धन परिवर्तन कराकर कोर्ट मैरिज करने का आरोप लगाया। मुस्लिम युवक मोहम्मद रेहान पर लखनऊ से युवती को बहला फुसलाकर फर्रुखाबाद लाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और संभल हिंसा मामले में आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होंगे। संभल सांसद आज लखनऊ में आयोग के सामने पेश होंगे। इससे पहले 5 अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग ने सांसद बर्क को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सांसद जो संभल सांसद थे, वो 24 नवंबर को हुए बवाल में भड़काऊ भाषण देने का उन पर आरोप है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर में से सांसद बर्क को नामजद आरोपी बनाया है। तो पिछले साल नवंबर में जो हिंसा हुई थी संभल में, उसमें नामजद बनाया गया है। अब इसी मामले पर सुनवाई होगी न्यायिक जांच आयोग के सामने। आज जियाउर रहमान बर्क पेश होने वाले हैं, अपने बयान को वो दर्ज करवाएंगे और संभल हिंसा के मामले में उनकी पेशी होने वाली है। 24 नवंबर न्यायिक जांच आयोग ने आज सांसद बर्क को तलब किया है और बाकायदा नोटिस भेजकर आज बुलाया है। वो न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर जो तमाम आरोप उन पर लगे हैं, उनके सवालों के जवाब बर्क से मांगे जाएंगे न्यायिक जांच आयोग की तरफ से। इस पूरे हिंसा के प्रकरण की जांच न्यायिक जांच आयोग कर रहा है। मौके से न्यायिक जांच आयोग सदस्यों ने जांच की और एक एक बिंदु की पड़ताल की। अब न्यायिक जांच आयोग ने आज अपने कार्यालय में सांसद बर्क को बुलाया है। ये कार्यालय आप देख सकते हैं, न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय है। और लखनऊ में आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे की न्यायिक जांच आयोग के सामने पेशी है। और इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच आयोग के सदस्य ए.के. जैन का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। को बुलाया है और फिर उसके बाद जो वहाँ के विधायक हैं संभल के, श्री इकबाल महमूद, उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल, उनको बुलाया, 2 लोगों को बुलाया है। सर, क्या इन लोगों के ऊपर वो क्रिमिनल ऑफेंस भी दर्ज है, क्रिमिनल लायबिलिटी? तो वो तो संभल थाने में दर्ज है जी। हाँ, तो आज यहाँ सिर्फ बयान दर्ज होने हैं, बयान दर्ज होने हैं। कुछ व्हाट्सएप चैट की भी बात हो रही थी, आप लोग उस पर भी चर्चा करेंगे सर? देखिए, सारी बातों, सारे बिंदु कवर होंगे। हाँ। कुछ कारण आप लोग के पास सर अभी इनिशियल एविडेंस के तौर पर है जिन पर बातचीत करेंगे? कुछ खास? तो देखिए, पूर्व डीजी वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 35 याचिकाएं दायर की गई है, जिनमें से 10 आज के लिए लिस्टेड है। इन याचिकाओं में जमायत उलेमाए हिंद समेत केरल जमायत उलेमाए आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की याचिका, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिकाएं शामिल हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं, बोर्ड तो अब वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है। बोर्ड वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही था। आप दूसरे के ऊपर मत फोड़िए, ठीक रहिए, आप ही के नियंत्रण में था, आप ही के तो नियंत्रण में था, आप ही के नियंत्रण में आकर के वो बोल रहा है। अब उसे जो आपने जमीन हड़पो योजना बनाई है, उसको अमली जामा भी वही पहनाएगा। वहीं वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जो कहा वो आपको सुनाते हैं।
तो आपने देखा कि इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा। वहीं अब बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रौनक खत्री एक बार फिर से अपने अजीबोगरीब विरोध के चलते चर्चा में है। लक्ष्मीबाई कॉलेज में छात्राओं की समस्याएं जानने पहुंचे रौनक खत्री ने कॉलेज प्रिंसिपल के नाम मिलने पर उनके कमरे में छात्रों के साथ मिलकर गोबर लेप दिया। उनका कहना है कि यह कदम छात्र हितों और उनकी मुहिम को मजबूती देने के लिए उठाया गया। सोशल मीडिया पर खुद रौनक ने इसकी जानकारी दी और लिखा कि हमने मिलकर समस्याओं पर चर्चा की और गोबर लेप कर मुहिम को आगे बढ़ाया। एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। और दावा किया जा रहा था कि लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रत्युषा वत्सला ने गर्मी से बचाने के लिए क्लासरूम की दीवारों को गोबर से लिपवाया। इसको लेकर छात्रों में गुस्सा देखा गया और इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री अपने साथियों के साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचे। प्रिंसिपल के ना मिलने पर उनके कमरे में गोबर मल दिया। आप देखिए क्लासरूम में किस तरह से गोबर की लिपाई की गई और उसके बाद छात्रों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन जब नहीं सुना गया तो फिर बताया गया कि ऐसा है कि इससे गर्मी से निजात मिलेगी। तो रौनक खत्री जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि क्यों ना प्रिंसिपल के कमरे को भी गोबर से लीप दिया जाए जिससे उन्हें भी गर्मी से राहत मिले। और इसी को लेकर वो प्रिंसिपल के चैम्बर में पहुंच गए। हालांकि प्रिंसिपल वहां पर मौजूद नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद वहां पर गोबर से दीवारों को लीप दिया गया। कन्नौज में एसपी नेता का राइफल से फायर करता हुआ वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि भागवत कथा में कंस वध के दौरान उसने फायर किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। एसपी नेता अंशुपाल ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया है। लखीमपुर खीरी में प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन खाली करने के लिए ग्रामीणों पर गोली चलाई। इसमें 2 बच्चे 4 लोग घायल हुए। सभी को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्राम समाज की जमीन पर करीब 30 साल पहले कुछ ग्रामीण बस गए थे, जिसको लेकर लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कर रखा था, जो कोर्ट में विचाराधीन था। इस जमीन को 2 प्रॉपर्टी डीलर अपनी जमीन बताते हुए कब्जा हटाना चाह रहे थे। दोनों प्रॉपर्टी डीलर गांव पहुंचे और गांव वालों को जमीन खाली करने के लिए धमकाया। इसी दौरान ग्रामीण और प्रॉपर्टी डीलर में विवाद होने लगा, जिसके बाद दोनों प्रॉपर्टी डीलर ने अवैध असलहों की फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। गाजीपुर से खबर, जहां पर पुलिस टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डबल मर्डर के आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। पुलिस के मुताबिक उचौरी डबल मर्डर केस का साहिल खान मुख्य आरोपी है। खानपुर के उचौरी गांव में 21 मार्च को डबल मर्डर किया गया था। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में गांव में 2 सगी बहनें अपनी शादी में अचानक लापता हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने शादी से महज 1 दिन पहले दोनों बहनों को संभल से खोज निकाला। दोनों की शादी 14 अप्रैल को थी। करीब 1 हफ्ता पहले अचानक उनके गायब हो जाने से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने थाना दनकौर में रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने घर में किराए पर रहने वाले 2 लड़कों पर बेला फुसलाकर बेटियों को भगा ले जाने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और संभल जिले में दोनों बहनों को 2 युवकों के साथ बरामद कर लिया। पूछताछ में युवतियों ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से इन दोनों भाइयों से शादी की और अब उनके साथ रहना चाहती है। युवतियों ने यह भी खुलासा किया कि उनके पिता ने जिन लड़कों से उनकी शादी तय की थी, उसकी उम्र उनसे काफी अधिक थी। परिवार ने ये बात परिवार को बताई थी, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। मजबूरन उन्हें कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने दोनों युवकों को भी हिरासत में ले लिया है।